आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है ब्रॉडशीट की तहकीकात, हुकूमत पीछे हटने को तैयार क्यों नहीं, हुकूमत मुखालिफ तहरीक मौलाना फजलुर रहमान को किसने क्या ऑफर करवाए, हुकूमत का मुतनाज़े कदम, क्या 1 फरवरी से सनतें दोबारा बंद हो रही हैं, अवाम पर हजारों खरब का कर्ज उतारा कैसे जाएगा, DGPIA की खुली कचहरी, वजीर हवाबाजी अवाम को क्या जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। ऑपोजिशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, शिकायत के अंबार भी लगाए, मगर ऑपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के इल्जामात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने जस्टिस अज़मत सईद शेख को ब्रॉडशीट तहकीकाती कमेटी की सरबराही के लिए मौजूद तरीन करार दे दिया है। यह तहकीकाती कमेटी सिर्फ एक रुकन जस्टिस अज़मत सईद पर मुश्तमिल होगी और यह ना सिर्फ ब्रॉडशीट बल्कि हुदैबिया पेपर मिल और सिरे महल की भी तहकीकात करेगी। अब सवाल यह है कि जो 22 साल से एजेंसियां और कंपनियां नहीं कर सकी, वो एक रुकनी तहकीकाती कमेटी कैसी करेगी? सवाल तो बनता है। दूसरी जानिब पीडीएम अब सड़कों से हटकर ऐवान में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रही है। अब इस्तीफों, मिलियन मार्च और धरनों की बजाय मुल्की सियासत ने ऐवान का रुख कर लिया है। अब पीडीएम ने सेनेट इंतखाबात में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला किया है। आज पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक राब्ता किया, जिसका मकसद सेनेट में हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका महाज बनाने का लाहेअमल तय करना है। बज़ाहिर पीडीएम इस नुक्ते पर मुत्तफिक भी दिखाई दे रही है, कंसेंसस के साथ सेनेट में उतरेंगे। एक जानिब बिलावल ने तहरीक अदम एतमाद की बात की है, जबकि मरियम नवाज भी हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने की बात कर रही हैं। अब सवाल है कि अगर पीडीएम सेनेट में इत्तेहाद बना लेती है तो इसका फायदा क्या होगा? क्या पीडीएम जमातें सेनेट में अपनी अक्सरियत बरकरार रख सकेंगी? मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा है कि एनआरओ या डील, हुकूमत रोज इससे इनकार करती है, मगर फिर कौन है जिसने मौलाना फजलुर रहमान को चेयरमैन सेनेट, बलूचिस्तान हुकूमत और गवर्नर केपीके की ऑफर्स की थी? मौलाना कई बार धरने के बाद डील का जिक्र कर चुके हैं। अब उन्होंने वाजे किया है कि उन्हें ऑफर्स किया हुई थी। मौलाना फजलुर रहमान का सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्होंने चौधरी बरादरान से तब भी कहा था कि आप दरमियान में ना आए, हमारे अपने ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि तहरीकों के दरमियान फवायद और नुकसान को नहीं देखा जाता, अपना फायदा नहीं करना, कौम का फायदा करना है। हुकूमत के खात्मे तक अपनी तहरीक जारी रखूंगा। अब सवाल यह है कि हुकूमत की इमा पर यह डील कौन कर रहा था? एनआरओ नहीं दूंगा की गर्दान जारी है, साथ ही साथ डील की बाज़गश भी सुनाई दे रही है। इस मामले पर बात करेंगे। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा अंदलीब अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। मौलाना फजलुर रहमान को चेयरमैन सेनेट, बलूचिस्तान हुकूमत और गवर्नर केपीके की ऑफर किसने की थी अंदलीब अब्बास साहबा? मेरा ख्याल है वो उन्होंने खुद ही अपने आप को की थी, बिकॉज आपको याद है कि उनको सारा वक्त वो मिन्नतें करते रहते हैं। वो एन पैटरसन की विकी लीक्स के अंदर, अगर आपको याद होगा, तो वो लीक्स में उन्होंने कहा कि जी मौलाना साहब आए और उन्होंने कहा जी मुझे बना दें आप प्राइम मिनिस्टर, आई कैन सेल मैनी वोट्स, कि मतलब सौदा करो, मेरे पास वोट्स हैं, तुम मुझे बना दो तो मैं ये सारा कुछ ठीक कर लूँगा। तो मौलाना साहब जो है ना, वो अपने जो उनका पिछला करियर रहा है, वो हर हुकूमत के साथ कोई ना कोई सौदा कर चुके हैं और वो हमेशा में आते रहे। ये पहली दफ़ा है कि मौलाना साहब असेंबली से बाहर है, ये पहली दफ़ा है कि हुकूमत उनकी ब्लैकमेल नहीं आ रही, ये पहली दफ़ा है कि मौलाना साहब को कोई अप्रोच नहीं कर रहा, और ये पहली दफ़ा है कि मौलाना साहब सबको अप्रोच करके अब हार गए हैं। अब मौलाना साहब का ये हाल है कि जरदारी साहब ने बख्तावर की शादी पे नहीं बुलाया। नहीं दलीप साहब, हमें याद है गुज़श्ता साल मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद गए थे। जब इस्लामाबाद पहुंचे थे तो चौधरी बरादरान उनके पास गए थे, उन्होंने कुछ यकीन दहानियां कराई थी, जिसके बाद वो मार्च बड़ी पुरम तरीके से मुंतशिर हो गया था, डिस्पर्स हो गया था। तो उस वक्त क्या यकीन दहानियां थी? क्या ये वही यकीन दहानियां जिनका जिक्र आज मौलाना कर रहा है? देखिए, वो जाने और परवेज इलाही साहब जाने, हमने तो उनको कोई यकीन दहानियां नहीं कराई। तो परवेज इलाही साहब किसके इमा पर गए थे? एक यकीन दहानी हम उनको करा रहे हैं। नंबर 1 कि उनकी जो फॉरेन फंडिंग है, जिसमें हाफिज हुसैन अहमद साहब जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा है जी कि इराक से, लिबिया से ये फंडिंग लेते रहे, हम उस पर चले गए इलेक्शन कमीशन। नंबर 2, इनकी जो जायदादें हैं, आपको पता ही है कि इनके पास, मतलब ये समझे कि हाफिज हुसैन अहमद उनके अकबर इस बाबर है, नैब एक्ट कर रहा है।
तो ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए आपने अब यक रुकनी जो अब तहकीकाती कमेटी है वो मंजूर कर ली वफाकी काबीना से, जिसमें सिर्फ जस्टिस अजमत सईद शेख साहब होंगे। तो इस पर तो कंसर्न्स थे ऑपोजिशन के और इल्जामात है कि ये बड़ा बायस्ड किस्म का डिसीजन आ सकता है, तो फिर आपने इसको क्यों इस पे कंसेंसस कर लिया फेडरल कैबिनेट ने आज? तो आपको याद है ना, ऑपोजिशन के कंसर्न्स तो आसिफ खोसा पे भी है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस जो है गुलजार साहब उन पे भी है, उसके अलावा उनके सारे वो जजेस जो फॉर एग्जांपल जस्टिस जावेद पे भी है, उन पे भी एतराज़ात है। एक जज है जो उनका फेवरेट है और वो कौन है? जस्टिस कयूम। अब हम जस्टिस कयूम को लाएं और लगा दें ताकि इधर से फोन आए शहबाज शरीफ का और नवाज शरीफ का और कहे कि जी यार मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, और मिट्टी पा के जनाब वापस आ जाएं, अपनी करप्शन दोबारा से लूट मार दोबारा। जहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला हो या जहां पर सवालिया निशान उठे, तो आपको नहीं लगता वहां इम्पार्शियल होने के लिए, साबित करने के लिए कि हम इम्पार्शियल हैं, वहां पर अपने डिसीजन को रिवर्स भी किया जा सकता है? क्योंकि खान साहब खुद ही कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है, तो इस फैसले पर आपको नहीं लगता यू टर्न ले लेना चाहिए था? कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? वो शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स की लिस्ट में भी है, जैसे ऑपोजिशन ने कहा। तो मुझे बताएं शौकत खानम कौन सी ब्रॉडशीट के उसमें आई हुई है? शौकत खानम एक रफाई अदारा है जिसमें हर किस्म का बैंकर, जज, जो मोतबर लोग होते हैं रफाई इदारों के बोर्ड में वो होते हैं, ऑनररी पोजीशन पे है, ना वो कोई तनख्वाह लेते हैं, ना वो रफाई इदारे का कोई ताल्लुक है हुकूमत से, ना कोई ताल्लुक है उसका ब्रॉडशीट से। वो एक रफाई अदारा है, उसको तो मत घसीटे, ये जो ख्वाजा आसिफ और बाकियों ने घसीट के कोशिश की है, ये तो आपको एज ए मीडिया इस पे प्रोटेस्ट करनी चाहिए। नहीं, लेकिन अंदरीब अब्बास साहिबा, जिस वक्त ये मामला हुआ था, ब्रॉडशीट जिस वक्त इस मुआहदे के अंदर गया था, तो आपको याद होगा कि डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी उस वक्त जो है वो अजमत सईद साहब थे, यानी तहकीकात जो है नहीं थे। अजमत सईद साहब उसके बाद आए हैं जब ये मामला जो है बंद हो गया हुआ था। ये अजमत सईद साहब 2003 के बाद आए हैं। नहीं, सन 2000 की बात हो रही है, जिस वक्त डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल थे अजमत सईद साहब। उस वक्त ये सवाल उठाया जा रहा है कि जिनके खिलाफ तहकीकात करनी है, अगर वो खुद ही तहकीकात करेंगे और चीफ इन्वेस्टिगेटर हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? अजमत सईद साहब 2000 में नहीं थे। चले आप इसको चेक कर लीजिएगा कि 2000 के अंदर कौन था, अजमत सईद साहब थे या कोई और था। अंदलीब साहब, मामला ये है कि इस वक्त जो है जिसके खिलाफ जो मैंडेट दिया गया है, जो TORs है इस तहकीकाती कमेटी के, उसमें तो ये देखना है कि किसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट फिर उसके बाद क्यों अबैंडन हुआ, खत्म क्यों हो गया, और उसके बाद डिस्क्रिपेंसीज कहाँ आई। तो इसमें तो ताल्लुक इसका परवेज मुशर्रफ और उनकी उस गवर्नमेंट के साथ है, लेकिन इस पर फिर पनामा 2 अगेंस्ट PMLN, इसकी कोई समझ नहीं आती है। देखिए, ये तो पनामा 2 से भी प्लस है, ये पनामा लीक्स, विकी लीक्स प्लस है। इसमें जो भी आएंगे सारे के सारे 2009 में क्यों पीपल्स पार्टी ने इसको मुकमुका करके पैसे दिए, ये NRO 1 NRO 2 की वजह से ये $23 मिलियन गए हैं। हमने ये 2 NROs जो हैं, जो पहले दिया गया कि जाओ भाग जाओ और केस बंद कर दिए गए, फिर दोबारा दिया गया कि वापस आ जाओ, इसकी सारी की यही तो मैं कह रहा हूं कि NRO दिए किसने? इन NROs पे गए। आप फिक्र ना करें, एक एक पैसा, एक एक बंदा जो भी होगा। अंदलीब साहब, वो NRO दिए किसने थे? वो NROs दिए परवेज मुशर्रफ ने। तो परवेज मुशर्रफ का जिक्र नहीं होता है। नहीं, अभी तो इन्वेस्टिगेशन हो गई है। ये पनामा 2 अगेंस्ट परवेज मुशर्रफ भी है। इसमें जो लोग भी इन्वॉल्व है ना, उन पे सब पे होगा, जो लोग भी इन्वॉल्व हैं। आप ये यकीन रखें, क्योंकि इसमें किसी को नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा अंदलीब साहब, सेनेट इलेक्शंस की कुछ बात कर लेते हैं। सेनेट इलेक्शंस के हवाले से अब ऑपोजिशन ने भी राब्ते तेज कर दिए। मौलाना का राब्ता आज आसिफ अली जरदारी साहब से हुआ, नवाज शरीफ साहब से भी हुआ, और हो सकता है सेनेट के अंदर भी कहीं सीट एडजस्टमेंट हो और मिलकर जो है सेनेट कंटेस्ट करें। तो आपको नहीं लगता बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर गवर्नमेंट के लिए सेनेट के अंदर अक्सरियत बनाना? अब ये देखें कि मैं तो छोड़ूं आप छोड़ें, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं। बिलावल साहब, तो 2 दफा तो आप हार चुके हैं सेनेट में, सब इकट्ठे होके भी, तो आप क्यों लाएंगे? हम नो कॉन्फिडेंस मोशन में हार जाएंगे। आगे से बिलावल कह रहा है कि जी वो लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, हम अब असेंबली के अंदर ही करेंगे, क्योंकि लाहौर में जो बेइज्जती हुई है PMLN बंदा ही नहीं इकट्ठा कर सका। और मौलाना साहब का जहां तक ताल्लुक है, उनकी भी आप देख ले फॉलोइंग बिल्कुल खत्म होती जा रही है। तो इसलिए
सेनेट के अंदर इनकी हर तरफ मुख्तलिफ डायरेक्शंस है। ये वही पार्टी है जो कहती थी कि 31 दिसंबर के बाद हुकूमत गई, उसके बाद जी लॉन्ग मार्च होगा, उसके बाद जी इस्तीफे होंगे, उसके बाद नहीं, जी उस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हमने स्ट्रैटेजी को अपनी रिवाइज किया है, वो सब कुछ होगा लेकिन अब हिकमत अमली बदली है। तो हो सकता है कि जो परवेज इलाही साहब पंजाब हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और इत्तेहादी जो है वो कुछ खफा खफा दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है सेनेट के अंदर जो है वो लॉबिंग करने में ऑपोजिशन कामयाब हो जाए और उनको दिखाई दे रहा हो कि हम अपनी मेजोरिटी रिटेन कर लेंगे। ये हो सकता है, तो बहुत कुछ हो सकता है। और वो ये भी सकता है कि ये जो चोर और लुटेरे हैं जिन्होंने 20 साल पाकिस्तान को लूट के अपने किले गाड़े हुए हैं, वो सैफुल मुल्क खोखर की तरह हुकूमत की बिल्डिंग पे खोखर पैलेस बनाया हुआ है, आज अगर उसका पैलेस उड़ सकता है कि टैक्स पेयर का पैसा वापस आए, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहब आपके वक्त के लिए। अंदलीब अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिका चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, जस्टिस अजमत सईद शेख को जो ब्रॉडशीट स्कैंडल है उसकी तहकीकाती कमेटी के हवाले से जिम्मेदारी सौंप दी गई है, इस पर ऑपोजिशन के बड़े कंसर्न्स थे, लेकिन इसके बावजूद वफाकी काबीना का जो डिसीजन आया है, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन है? ऑब्वियसली जो पहले मौक़िफ़ इख्तियार किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, बल्कि पीडीएम की दीगर जमातों ने, तो वही मौक़िफ़ है कि जितना भी ज़्यादा कि नॉन पार्टिजन पर्सनैलिटीज़ इसमें आए, लेकिन इससे सबसे बेहतर बात ये थी कि पार्लियामान हमारा एक सॉवरन इदारा है और ये तहकीकात पार्लियामान में होनी चाहिए और पार्लियामान की जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जिसमें ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन बेंचेस के मेंबरान हों, और फिर उसको कोई डिसीजन होना चाहिए और ये डिटर्मिन करना कि अभी इन्होंने बना दिया टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, और फिर जो कमेटी जो ये कमीशन बना है इसकी क्या इसकी बुखारी साहब, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी जो है इस हवाले से डिसाइड हो गए हैं। ये 5 नकाती TOR जो है इस हवाले से वफाकी काबीना में उसका भी तज़किरा हुआ है, जो मैंडेट दिया गया है जस्टिस अजमत सईद शेख साहब को। देखिए वो दे दिए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये पार्लियामान के लेवल की कमेटी होनी चाहिए, वो डिसाइड करे, क्योंकि जस्टिस अजमत सईद शेख साहब रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल जज, फॉर्मर जज सुप्रीम कोर्ट के हैं, लेकिन उनके हवाले से जब ये ब्रॉडशीट का सारा इशू चला उस वक्त वो एसोसिएट रहे नैब के साथ इन डिफरेंट कैपेसिटीज, तो जो एप्रीहेंशंस हैं बिल्कुल ठीक है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस डिसीजन को रिजेक्ट करती है। मेरी एक बात तो सुन लें। कई दफ़ा ये भी हुआ कि अगर कोई लिटिगेटिंग पार्टीज अगर किसी कोर्ट में किसी जज के पास पेश हुई, तो किसी पार्टी ने ये कहा कि जी हमें ट्रस्ट नहीं या हम समझते हैं कि हमें इंसाफ के तकाजे पूरे, तो जज नॉर्मली अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि अजमत सईद साहब जस्टिस साहब अपने आप को विड्रॉ कर लेते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जो साबका अदवार में गवर्नमेंट में रही या इनकी वाबस्तगी जिस इदारे के साथ रही, तो इसलिए उनको खुद विड्रॉ कर जाना चाहिए इस पोजीशन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, आप सेनेट की जो नंबर गेम है और पॉलिटिकल डायनामिक्स है, मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कोई नहीं समझता, आप चेयरमैन सेनेट भी रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान का आज आसिफ अली जरदारी साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, नवाज शरीफ साहब से भी हुआ है। क्या आपको लगता है कि ये सीट एडजस्टमेंट वाला और पीडीएम को मिलकर सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है वो एक कंबाइंड स्ट्रैटेजी के साथ उतरना चाहिए, तो तभी बेहतर फ्रूटफुल होगा? बिल्कुल, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वहाँ पे हर पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ पता है, और मैं समझता हूँ कि ये कलेक्टिवली अगर ये पीडीएम इलेक्शन लड़ेगी तो उसके नताइज और होंगे, अगर इंडिविजुअली पॉलिटिकल पार्टीज लड़ेंगी तो उसके नताइज और होंगे। तो ये फिर पीडीएम की जो क़यादत है वो बैठ के फैसला करेगी, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो पीडीएम का हिस्सा है और जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस के हैं उनके नंबर्स जो इलेक्टोरल कॉलेज में वो सबके सामने हैं, और जो सीट्स वेकेंट हो रही हैं वो भी सामने हैं। मसलन जनरल सीट्स हर प्रोविंस में 7 जा रही हैं और 2 टेक्नोक्रेट और 2 वुमेन सीट्स हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी इवॉल्व करनी पड़ती है। सेकेंडली इसमें ये स्ट्रेटजी भी होती है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है,
वो ऑप्शन भी होती है, क्योंकि ओपन बैलेट में तो सिंगल ट्रांसफर वोट का सिस्टम चल नहीं सकता, और सेकंडली अगर ओपन बैलेट आप करना चाहते हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, और इसीलिए शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फेवर में नहीं है कि ओपन बैलेट होना चाहिए। तो ये बताइएगा बुखारी साहब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमती अरकान या आपने कोई ज़ाहिर लॉबिंग तो होती है, आप राब्ता कर रहे हो जोड़ तोड़ के हवाले से? देखिए जी, ये वो बात है, अगर कोई जोड़ तोड़ की बातें होती है तो ये पब्लिक नहीं की जाती है, मेरी बात समझिए। लेकिन बैकडोर चैनल ऑपरेट कर रहा है, इसकी तो तस्दीक करेंगे ना? क्या बैकडोर चैनल जरूर ऑपरेट कर रहा होगा, यानी ये तो बात पक्की है। ये बातें भी ऐसी हैं कि जो मीडिया पे जाने वाली बातें नहीं होती हैं, और स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो अपने तक कन्फाइंड होती हैं, और जब स्ट्रेटजीज पे अमल दरामद हो जाता है, उसके रिजल्ट आ जाते हैं, फिर सामने आ जाती है। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बुखारी साहब, क्या है जो एक्सपोज हो जाता है। बुखारी साहब मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है। नहीं, मेरी बात सुन लें, वो स्ट्रेटजी क्या है जो आपकी एक्सपोज हो जाए, जो आपका ओपोनेंट है वो अपना कुछ डिफेंस ले आए। लेकिन ये मैं समझो कि ये सवाल आपको करना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे इसलिए जानना चाह रहा हूं ना सर कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन हाउस चेंज की भी बात कर रही है एक ऐसे मौसम के अंदर जिस वक्त ऑपोजिशन के सीनियर अकाबरीन की ये राय थी कि इन हाउस चेंज जो है वो एक्सरसाइज करना और फिर उसको सक्सेसफुल कराना बड़ा मुश्किल, बड़ा चैलेंजिंग, हेफ्टी टास्क है, हो नहीं सकता। ऐसे मौसम के अंदर और ऐसी फजा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर ये बात कर रही है और समझती है कि इस पर सक्सेस रेट जो है वो चांसेस हाई है, तो कुछ ना कुछ तो होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथ में। देखें जी, कोशिश करने में, अटेम्प्ट करने में कोई हर्ज तो नहीं है, और लेकिन हमने ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जो जरदारी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि जी हम इसको पीडीएम पे प्लेटफॉर्म पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएंगे और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। नहीं, एक कोशिश आपने चेयरमैन सेनेट के वक्त भी तो की थी ना सर, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट चेयरमैन सेनेट भी लाए थे, वो फ्लॉप हो गए थे। इसका मतलब है अगर हम हमें बाज़ कुव्वतों ने नाकाम किया तो हम उस सियासी अमल को छोड़ दें, मैं यही फिर पॉलिटिक्स को हम क्विट कर दें। लो, हम हर अटेम्प्ट करेंगे जो हमारा मौका था। भाई साहब मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि वो कुव्वतें अब आपके हक में जी, इस बात को छोड़ दे, कुव्वतें हमारे हक में है कि नहीं है, लेकिन हम अपने एफर्ट्स करेंगे। इट्स अ नंबर गेम, अगर नंबर गेम हमें मिल गया तो वील सक्सीड। वो भाई साहब नंबर गेम से भी ज्यादा मेरा ख्याल है सिग्नल गेम भी है कि कहां पर ग्रीन सिग्नल आ रहा है, कहीं पे श्योरिटी मिल रही है। मेरा ख्याल है कि सेनेट इलेक्शंस की जो डायनामिक्स हमने आज तक देखी है उसके अंदर तो नंबर गेम से बढ़ के कुछ और चीजें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डजंट बिलीव इन दैट सिग्नल्स, और हम उस सिग्नल्स पे बिलीव नहीं करते। वो और लोग से जो अटैक की उंगली को देखते थे, हमारा मौका और है। हम तो आवाम की जो ताकत है उसकी बुनियाद पे और आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की ताकत से हम ये स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। साबिका चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर सवाल उठाएंगे कि क्या 1 फरवरी से सनतों का पहिया जैम होने जा रहा है। इस आम मामले पर बात करेंगे। चेयरमैन बिजनेस ग्रुप ऑफ पाकिस्तान जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मुल्क में सनती इनकलाब के दावों के बरक्स हुकूमत ने सनतों पर एक बार फिर ताले लगाने के मंसूबे पर काम शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने सनतों के निजी बिजली घरों को गैस की बंदिश के अहकामात दे दिए हैं। सनतों को मशवरा दिया गया है कि अब वो के इलेक्ट्रिक से बिजली लें। इस फैसले से सनतों पर क्या असरात मुरतब होंगे, कितनी सनतें और बिजली घर इस फैसले से मुतासिर होंगे, क्या के इलेक्ट्रिक में यह सलाहियत है कि वो सनतों की जरूरियात पूरा कर सके। अब हुकूमत ने 1 फरवरी से नॉन एक्सपोर्ट सनतों के निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया है, जबकि 1 मार्च से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सनतों के निजी बिजली घरों को गैस सप्लाई बंद कर दी जाएगी। सिर्फ कराची की सनतों में 468 बिजली घर लगाए गए। ये बिजली घर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं। सनतों को इस फैसले की से यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनके अपने रिजर्वेशंस हैं और एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया जा रहा है। उनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक के पास इतनी सलाहियत मौजूद नहीं है कि उन्हें बिजली फराहम कर सके। के इलेक्ट्रिक सनतों को बिजली कैसे फराहम करेगा जब इदारे ने शहर कायद के बासियों को बिजली फराहम करने से हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि सुई साउदर्न और के इलेक्ट्रिक के दरमियान गैस सप्लाई मुआहिदा अभी तक नहीं हुआ है, जिसके बायस के इलेक्ट्रिक के गैस से चलने वाले 900 मेगावाट प्लांट से पैदावार मुतासर हो सकती है। इसी हवाले से के इलेक्ट्रिक ने सुई साउदर्न के नाम खत भी लिखा है, जिसपे खदशे का इजहार किया गया है कि कराची को 2021 की गर्मियों में 150 से 250 मेगावाट बिजली की कमी का सामना हो सकता है और मुआहिदा ना होने से 2021 की गर्मियों में लोड शेडिंग नागुज़ीर है। सबसे पहले सनतों को होने वाले नुकसानात पर बात करेंगे। इस वक्त चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप कराची चैम्बर
जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, 1 फरवरी से जो हुकूमत ने निजी कंपनी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनको गैस बंदिश के हवाले से हिकमत अमली वज़ा कर रखी है, इस हवाले से आपने कोई अल्टरनेटिव प्लान बनाया कि अगर आपकी जो कैप्टिव पावर प्लांट्स उनको गैस नहीं मिलेगी तो फिर अब इंडस्ट्री के पहिए को कैसे चलाएंगे? देखिए, ऑल्टरनेट प्लान तो वो बना सकता है जिनके इख्तियार में कुछ हो। जो पावर सप्लाई है वो भी केई करती है, और आपका जो गैस सप्लाई है वो भी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। गवर्नमेंट माई बाप है, वो कहे बंद कर दो तो हम बंद कर देंगे, वो कहेंगे चलाओ तो हम चलाएंगे। यहाँ तो किस्सा ये है। लेकिन जो अगर आप टेक्निकली इसकी वजह देखें तो इट इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो तो हमेशा एक्सपोर्ट के बढ़ाने की बात करते हैं, इंडस्ट्री के चलने की बात करते हैं। ये तो उन्होंने कभी बात नहीं की कि उसको बंद कर दो। मेरा ख्याल है उनको जो इत्तला पहुंची है वो ये पहुंची है कि हम स्विच कर रहे हैं गैस को पावर के ऊपर, लेकिन पावर के ऊपर स्विच करने के लिए 1.5 साल से 2 साल का अरसा दरकार होता है। ऐसे स्विच नहीं हो सकती है ये, क्योंकि ये आपके पास फिर ग्रिड चाहिए, सारे सब स्टेशन चाहिए। यू आर टॉकिंग, अगर सिर्फ कराची की बात करें तो 1000 से 1200 मेगावाट है। पूरे पाकिस्तान की बात करें ये कोई 3000 मेगावाट है। 3000 मेगावाट की डिस्ट्रीब्यूशन कोई मजाक नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये कोई ऐसा हो सकता है या फरवरी को ये अपनी ये फैक्ट्रियों को बंद कर देंगे। मैं नहीं समझता कि ऐसा हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है और टेक्निकली उनको पता है। अब सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि ये अनाउंसमेंट क्यों की, जब इनको सारी चीज का पता है, दे नो कि हम सप्लाई नहीं कर सकते। हमारे पास तो केएसी या वापडा के कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि हम तो कैप्टिव पावर प्लांट पे अपने पावर प्लांट चलाते हैं और अपनी इंडस्ट्री चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेरा एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स में नहीं भुगता सकूंगा। इसका मतलब ये है कि मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि मैं लेबर को ले ऑफ करूंगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दरकार है। इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी दरकार है। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को शायद मिसगाइड किया गया है कि आप गैस पे शिफ्ट कर रहे हैं पावर को, यानी इस वक्त आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स का जो फ्यूल है वो प्राइमरीली आप उसको गैस यूज कर रहे हैं, और इस हवाले से हुकूमत ने आपको छूट भी दी थी कि इतने सेंट्स के ऊपर आपको ये मिल जाएगी। तो आपको ये लग रहा है कि खान साहब को मिसगाइड किया गया है? तो इस वक्त आपके कैप्टिव पावर प्लांट्स जो है क्या वो गैस पर नहीं चल रहे हैं? देखिए, हमने जितनी दफा प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है वो हमसे यही कहते हैं कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं। अब ये तो कभी फैसला कर ही नहीं सकते ना कि आप जो है ना इंडस्ट्री को बंद कर दें। उनको शायद ये नहीं पता कि जो है ना ये स्विच करने का मतलब ये है कि आज इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। अब आप इसके बाद पावर की सप्लाई उनको देंगे, सारा पेरिफेरेरिया आपको वापस वहां इरेक्ट करना पड़ेगा, सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन सब लगाने पड़ेंगे, जब जाके मेरी फैक्ट्री तक आएगा। दूसरी बात यह है कि केई जो चार्ज करता है वो तकरीबन 2.5 करोड़ से 3 करोड़ रुपए 1 मेगावाट की चार्ज करता है। तो आप 1000 मेगावाट्स की बात कर रहे हैं, यू टॉकिंग अबाउट ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। अब हमने तो पहले जनरेशन पावर प्लांट्स लगा लिए हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमें ये यकीन ही नहीं आता कि ऐसा कभी हो सकता है कि जो इंडस्ट्री को आप गैस बंद करने की बात कर रहे हैं वो स्विच जब कर सकेगी जब मेरे पास वापडा का कनेक्शन हो, जब मेरे पास केई का कनेक्शन हो, या केई के पास कैपेबिलिटी हो, या वो ओवरनाइट ये सप्लाई कर सकते हो। ये कोई बाउजर नहीं है कि मैं उठ के मैं पानी का बाउजर है कि मैं मंगवा लूंगा और अपने टैंक में डाल लूंगा तो मेरा काम शुरू हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी रिक्वायरमेंट्स है, स्विच गेयर्स चाहिए, सब स्टेशन चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन हुकूमत के जो कंस्ट्रेंट्स हैं जो इस वक्त हुकूमत फरमा रही है वो कह रही है कि क्योंकि गैस इस वक्त सिस्टम के अंदर मौजूद नहीं है, हमारे पास अबंडेंट नहीं है, हम शायद दे नहीं सकते। तो शेड्यूल उन्होंने ये बनाया है 1 फरवरी से जो नॉन एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्री है उसको देंगे, और उसके बाद 1 मार्च से जो हमारी बरामदी सनत है उसके लिए गैस बंद करने जा रहे हैं। तो आपको इस शेड्यूल के हवाले से भी कोई एतराज है? आप ये समझते हैं कि प्रायोरिटी के ऊपर अभी इंडस्ट्री को मिलनी चाहिए, घरेलू सारिफीन बाद में आनी चाहिए, और उसके बाद शेड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज कर ले तो तब भी काम चल जाएगा? देखिए जी, मेरी नजर में ऐसा कोई क्राइसिस, इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है जो कि आज चल रही होगी और 1 फरवरी को गैस खत्म हो जाएगी। देखिए, आज सारी इंडस्ट्री चल रही है ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, उसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आज ये इंडस्ट्री चल रही है और सारा मुल्क चल रहा है, थोड़ा सा नरम गरम चल रहा है, थोड़े से प्रेशर्स के प्रॉब्लम होते हैं, थोड़ा सा और कभी कम हो जाती, कभी ज्यादा हो जाती। अगर ये पूरा सिस्टम चल रहा है तो सारे सिस्टम के अंदर से आप पूरी इंडस्ट्री को बंद कर दें, कैप्टिव पावर प्लांट्स को, इतनी शॉर्टेज तो मुझे कहीं नजर नहीं आती। अगर हुकूमत अपने डिसीजन पर बरकरार रहती है, वो कहती है 1 फरवरी और 1 मार्च का डिसीजन हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है उसके लिए कितना बड़ा डैमेज होगा और फिर पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए कितना डैमेजिंग होगा? ये देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है ना, बंद करने को तो छोड़ दें, इस अनाउंसमेंट ने इतना डैमेज किया है कि आप चेक कर लें, अगर आप चाहें तो मैं आपकी स्क्रीन पर अगर आप दिखाएं तो मैं ईमेल्स दिखा सकता हूं।
जो हमारे बायर्स हैं यूएस में और यूरोपियन यूनियन में, इस अनाउंसमेंट से वो ये कहते हैं कि हम आपसे मार्च के बाद के माल की कैसे बात करेंगे, आपके पास तो गैस ही नहीं होगी, क्योंकि द अनाउंसमेंट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो वो तो उसको ये उसी को वो ये इसी को लेते हैं कि जी वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी इंडस्ट्री। और उनको ये भी पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, क्योंकि हमारी फैक्ट्रीज विजिट करते हैं, हमको उनकी सोशली कंप्लायंस होने के लिए उनके आदमी हम वक्त हमारे यहाँ आते हैं और जाते हैं, बहुत सारी और चीजों को भी ये चेक करते हैं। और उनको ये पता है कि हमारे पास सिर्फ गैस से हम कैप्टिव पावर प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुबैर मोतीवाला साहब आपके वक्त के लिए। जुबैर मोतीवाला हमारे साथ मौजूद थे। अब के इलेक्ट्रिक को अगर बिजली फराहम करनी है तो के इलेक्ट्रिक कितना अंडर प्रेशर आ जाएगा, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा 24 न्यूज अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अशरफ खान साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, के इलेक्ट्रिक जो अपनी बिजली पूरी नहीं कर सकता है, अब के इलेक्ट्रिक को अगर ये कहा जाए कि आप सनतों को भी बिजली फराहम करें क्योंकि उनके कैप्टिव पावर प्लांट्स नहीं चल सकते गैस के बगैर, तो क्या के इलेक्ट्रिक ये हदफ पूरा कर सकता है? ये गुंजाइश मौजूद है के इलेक्ट्रिक के पास? जी तारिक साहब, अगर देखा जाए जो के इलेक्ट्रिक की जो प्रोडक्शन है, कैपेसिटी शहर को 3000 मेगावाट जो बिजली फराहम कर सकता है। और यहाँ पे इजाफी जो 1000 मेगावाट जो बिजली की बात की जा रही है, जो कैप्टिव पावर बनाते हैं कराची में तकरीबन 468 कैप्टिव पावर है जो के 2 या 4 मेगावाट की बिजली फराहम करते हैं। अब वो अगर उनको गैस सप्लाई बंद होती है तो 1000 मेगावाट शॉर्टफॉल होगा। और के इलेक्ट्रिक से अगर बात करें, जो शहर को ये बिजली फराहम नहीं कर सकता है, तो 1000 मेगावाट बिजली की उनको इजाफी गैस चाहिए होगी। और यहाँ पे बताते चलूं, जो के इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई चेन है उसके लिए सबसे अहम बात, जो फर्नेस ऑयल चाहिए होता है वो हुकूमत से लेती है, गैस जो है वो हुकूमत से लेती है, यानी फीसद गैस देती है उसको। यहाँ पे जो के इलेक्ट्रिक का जो इशू है वो ये है कि वो गैस उसको कहाँ से मिलेगी। जो फीसद गैस जो है तकरीबन जो है 190 से 200 MMCFD जो है गर्मियों में गैस देती है, इस वक्त 120-110 दे रही, क्योंकि गैस प्रेशर कम है। इस वक्त कराची की जो 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं उसमें तकरीबन 24,000 छोटी बड़ी सनतें हैं, और उनको जो गैस सप्लाई है उसका प्रेशर भी हम बार बार 24 न्यूज के थ्रू बता दें कि गैस प्रेशर बहुत इंतहाई कम है, 2.5 से 3 बार आ रहा है। और जो उनके बॉयलर हैं, प्लांट हैं, उनको चलाना मुश्किलात का सामना है, जिससे पैदावार मुतासिर हो रही है। इस तरीके से के इलेक्ट्रिक का भी देखा जाए, जो गैस प्रेशर कम होने से 100 से 150 मेगावाट उनको भी कमी का सामना है। जब 1000 मेगावाट जो बिजली इजाफी चाहिए होगी तो उसके लिए सिस्टम भी चाहिए। अब सिस्टम के इलेक्ट्रिक का जो मैक्सिमम शहर को 3200 मेगावाट बिजली फराहम कर सकता है, लेकिन वो 3000 ही देता है और शॉर्टफॉल 300 मतलब मेगावाट होता है। अशरफ खान साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कराची गेटवे टू प्रोग्रेस है और उसकी बुनियादी वजह जो है वो सनती पहिए का घूमना है। जैसे आप कह रहे हैं कि 7 जो है वो सनती यूनिट्स है, 24,000 छोटी बड़ी उसमें सनतें आती हैं इन जोन्स के अंदर, तो ये सनतें तो फिर इनको बंदिश का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर के इलेक्ट्रिक के ऊपर वफाकी हुकूमत छोड़ देती है कि इनको आप बिजली फराहम करें, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो क्या ये समझा जाए कि सनत का पहिया बिल्कुल जाम हो जाएगा? जी, इसी सिलसिले में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है फेडरेशन हाउस की, कराची चैम्बर की और 7 इंडस्ट्री जोन्स की। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है और वज़ीर आज़म से अपील की है, जो कि काबीना में जो ये फैसला हुआ है कि कैप्टिव पावर को गैस सप्लाई यानी कि नॉन जो एक्सपोर्ट हैं उनको 1 फरवरी से गैस की सप्लाई बंद कर दी जाएगी, जो कैप्टिव पावर है, और साथ में 1 मार्च से जो है जो बरामदी शोबा है उसको गैस की सप्लाई जो है उसकी जो निजी बिजली घर है उनको बंद कर दी जाएगी। उन्होंने कहा उससे उनका सनती पहिया रुक जाएगा, क्योंकि 1000 मेगावाट जो बिजली बनती है वो नहीं मिलेगी, तो उससे उनकी जो पैदावार कैसे होगी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक से फौरी तौर पे जो अगर बिजली भी मांगते हैं तो उनके पास वो सिस्टम मौजूद नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ खान आपका। नुमाइंदा 24 न्यूज़ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर तस्करा करेंगे कि मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज किसने लिया है। इस आम मामले से पर्दा उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। हर सियासी जमात इक़्तिदार में आने से पहले कशकोल तोड़ने का दावा करती है, खुददार, खुशहाल और खुद मुख्तार पाकिस्तान बनाने का वादा करती है। तहरीक इंसाफ ने भी इक़्तिदार में आने से कबल ऐसे ही ख्वाब दिखाए, ऐसी ही बातें की और यहां तक कह दिया कि IMF के पास जाना खुदकुशी होगा। मगर आज जब तहरीक इंसाफ अपने दौरे हुकूमत में सिर्फ 2.5 साल में रिकॉर्ड कर्ज ले चुकी है, तो इसका एक ही जवाब है कि हुकूमत माजी के कर्ज चुकाने के लिए मजीद कर्ज ले रही है। इसलिए हम कर्ज की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। इससे पहले कि माजी के हकायक आपके सामने रखें, आपको बताते हैं कि कर्ज लेना मईशत के लिए अच्छा होता है या बुरा।
कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि कर्ज का इस्तेमाल और इसे उतारने के लिए वसाइल का इस्तेमाल जरूरी होता है। जापान और अमेरिका जैसे सनती ममालिक हो या सऊदी अरब और वेनेजुएला जैसे मादनी ज़खायर से मालामाल ममालिक, सभी अपनी मईशत को चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेते हैं। इस वक्त दुनिया भर में जापान सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले ममालिक में है। जापान का अगर डेट टू जीडीपी देखा जाए तो 237.54% है। इसी तरह वेनेजुएला का कर्ज जो जीडीपी के मुकाबले में 214.15% है। ये डेट टू जीडीपी रेशियो जो आपके सामने रख रहे हैं। सूडान 177.87%, जबकि यूनान का जो डेट टू जीडीपी है वो 174.15% है। अब सवाल पैदा होता है कि ये ममालिक शराय नमू के मुकाबले में ज्यादा कर्ज क्यों ले रहे हैं? कर्ज लेने के बावजूद ये ममालिक तरक्की क्यों कर रहे हैं? दुनिया भर में अक्सर ममालिक कर्ज लेकर बॉन्ड्स या तरक्याती कामों में सरमायाकारी करते हैं। यही वजह है कि जीडीपी से ज्यादा शरह में कर्ज लेने के बावजूद ये ममालिक तरक्की कर रहे होते हैं। अब इस वक्त पाकिस्तान के ज़िम्मे बैनुल-अक़वामी इदारों का 3,500 अरब रुपए कर्ज हो चुका है, जबकि मकामी बैंकों का कर्ज 921 अरब से तजावुज कर चुका है। यूं मौजूदा दौरे हुकूमत में 4,500 अरब के करीब कर्जों का बोझ हमारी मईशत पर पड़ चुका है। हुकूमत का दावा है कि वो ये कर्ज साबिका हुकूमतों के कर्ज उतारने के लिए ले रहा है। आपके सामने माजी की हुकूमतों का जायजा भी रखता है। सबसे पहले 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे इक़्तिदार को देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को माशी, सियासी और सिक्योरिटी मसाइल विरासत में मिले। उस वक्त टैक्सेस की मद में भी हुकूमत वसाइल बढ़ाने का कोई मौसर जरिया पैदा नहीं कर सकी। सरमायाकार बिजली और सिक्योरिटी के बायस मुल्क से जा रहे थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और डू मोर के मुतालबों के बायस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को अरबों रुपए मुल्क के दिफा के लिए खर्च करना पड़े, जिसके बायस हुकूमत को मुल्की निजाम चलाने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ा। यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मुल्की कर्जों में 135% इजाफा हुआ। 2008 से 2013 के दौरान मुल्क पर कर्जों का बोझ 435 अरब से बढ़कर 15,096 अरब रुपए हो गया। इसी तरह जीडीपी के मुकाबले में मुल्की कर्जों की शरह में 4.4% इजाफा हुआ, यानी जीडीपी के मुकाबले में मुल्की कर्जे 67.2% हो गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बैरूनी कर्जों की बजाय मकामी कर्जों का सहारा लिया। शायद यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी हुकूमत को मरकजी शराइत का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरह 2008 से 2013 के दौरान बजट खसारे में 135% इजाफा हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आई। उनके दौर में भी बढ़ता हुआ बजट खसारा एक बड़ा चैलेंज था। तवक्कुआत के मुताबिक उस वक्त की हुकूमत IMF के पास गई, लेकिन साबिका अदवार की तरह मुस्लिम लीग नून भी बजट खसारे के मसाइल पर काबू पाने में नाकाम रही। नून लीगी हुकूमत को भी बिजली के बहरान का सामना था। आमदन के जराए नहीं थे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 फी बैरल की हद को छू रही थी, जबकि महंगाई की शरह 10% तक थी। लेकिन इस दौरान यानी 2015 में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ड्रामाई तब्दीली हुई और तेल की फी बैरल कीमत $50 तक पहुंच गई। यही नहीं बल्कि आलमी मार्केट में शरह सूद तेजी से गिरी और पाकिस्तान को कम शरह पर कर्ज लेने में मदद मिली। मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों मौके से फायदा उठाया। 2013 से 2018 तक मुल्की कर्जों में 79% इजाफा हुआ, 79%, और मुल्की कर्जा 26,938 अरब तक पहुंच गया। इस दौरान जीडीपी के मुकाबले में कर्ज की शरह में भी 11.2% इजाफा हुआ और ये शरह 78.4% हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे इक़्तिदार में कर्ज का मौसर इस्तेमाल कैसे किया? क्या मुस्लिम लीग नून ने मुल्क भर में पावर प्रोजेक्ट्स लगाए? ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बायस मुल्क से शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल हुआ। सनतों का पहिया चलने लगा। मुल्क में सरमायाकारी होने लगी। यूं मुलाजमतों के मौके पैदा हुए। मईशत बहाल हुई। महंगाई की शरह कम हुई और अवाम का हुकूमत पर एतमाद कायम हुआ। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आती है। पुरअमन पाकिस्तान उन्हें मिलता है। सरप्लस बिजली, CPEC, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर होना तो ये चाहिए था कि नई आने वाली हुकूमत इससे फ़ायदा उठाती, लेकिन इंतज़ामी नाअहली और गलत फैसलों ने एक बार फिर पाकिस्तान को पीछे धकेल दिया। मुल्की जीडीपी माइनस में चली गई। कर्ज लेकर तनख्वाहें अदा की जा रही हैं। तरक्याती प्रोजेक्ट्स नहीं लगाए जा रहे। वज़ीर आज़म को गलत आदाद शुमार दिए जाते हैं। बर वक्त फैसले ना होने के बायस हुकूमत मौके से फ़ायदा नहीं उठा रही है। इस वक्त महज 2.5 सालों में हुकूमत 17,562 अरब का कर्ज ले चुकी है, सिर्फ 2.5 सालों में। अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो 2023 में पाकिस्तान पर 60,000 अरब से ज़ायद के कर्जे का बोझ होगा। मौजूदा हुकूमत के गलत फैसलों का तज़किरा किया जाए तो कोरोना लॉकडाउन के दौरान तेल और गैस की कीमतों में कमी हुई। हमने बर वक्त फैसले नहीं किए, जिसका खुमियाजा आज अवाम भुगत रही है। आलमी मंडी में रसाई के लिए खुला मैदान था, लेकिन बरामदात की जानिब तवज्जो ताखीर से दी गई। एक जानिब बैरून मुल्क से ज़र मुबादला आने के शादियाने बजाए जा रहे थे, दूसरी तरफ वही पैसे दोबारा कर्ज अदायगियों और अजनास की दरामद पर खर्च हो रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि बजट खसारा कैसे पूरा किया जा सकता है? हुकूमत को इस वक्त अपनी भरपूर तवज्जो
टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को बेहतर करने पर देना होगी। इसी तरह तरक्याती मंसूबे लगाना होंगे जिससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, हुकूमत की आमदनी बढ़ेगी। सबसे अहम बात, गैर तरक्याती अखराजात को कम करके बचत करना होगी। इस वक्त हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर फैसले करना होंगे क्योंकि इस वक्त आलमी इदारे कर्ज देने से इनकारी हैं, जबकि मकामी बैंक भी मजीद एतबार करने को तैयार नहीं है और ना ही मुल्क कर्जों का मजीद बोझ उठाने का मुतहम्मिल हो सकता है। हुकूमत को असासे गिरवी रखकर कर्ज लेने की पॉलिसी की बजाय असासे बनाने की पॉलिसी पर अमल दरामद करना होगा, तभी बजट खसारा कम होगा और मुल्क की मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन हो पाएगी। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि PIA की जाली लाइसेंस मामला किसके गले पड़ गया है। इस अहम मामले पर बात होगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। डीजी सिविल एविएशन ने आज खुली कचहरी का एहतमाम किया जहां उन्होंने तल्ख अवामी सवालात का जवाब दिया। साथ ही उन्होंने PIA के पायलट्स को जाली लाइसेंस के इजरा की सख्ती से तरदीद भी की। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। हाउ कैन यू हायर पीपल विद फेक लाइसेंसेस टू फ्लाई प्लेन्स? वही लाइसेंस जो जितने भी थे ये फेक नहीं थे। इसमें वक्तन फवक्तन ये लाइसेंसेस जो होते हैं, लाइसेंसीज जो होते हैं वो अपग्रेड वगैरह होते हैं और वो दोबारा टेस्ट और एग्ज़ाम देते हैं। कुछ पायलट हजरात ने कुछ हमारे जो अमला था सिविल एविएशन का उनके साथ मिलके कुछ पेपर्स में हेरफेर की थी और वो जो हमने इंक्वायरी के बाद वो तमाम केसेस पकड़ ली हैं और हमने उनके ऊपर कार्रवाई की है। हमने कोई 50 के करीब लाइसेंस जो साबित होने के बाद हमने कैंसिल कर दी हैं और तकरीबन 32 लाइसेंस जो जिनमें तो माइनर थे इश्यूज उनको हमने मुख्तलिफ मियाद के लिए सस्पेंड किया है। जितने लाइसेंस थे वो सारे रेगुलर थे, ठीक थे, इनमें से कोई फेक लाइसेंस नहीं है। कौमी एयरलाइन पाकिस्तान की पहचान, पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग कैरियर, इसने कई मौके पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन तहरीक इंसाफ की गलत बयानी के बायस आज दुनिया भर में कौमी एयरलाइन को पाबंदी का सामना है। PIA की तस्दीक के मामले का आगाज वजीर हवाबाजी के उस बयान से हुआ जिसमें उन्होंने पायलट्स के लाइसेंस जाली होने का दावा किया था। वो क्या कह रहे थे उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आल उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। टोटल 262 हो जाते हैं। ये सारे सस्पेक्ट्स हैं। हम तो पिछले अदवार के डाले हुए गंद की सफाई कर रहे हैं। अब डीजी सिविल एविएशन के बयान के बाद यह बात वाज़ेह हो गई है कि पायलट्स के लाइसेंस ना तो जाली थे और ना ही उन्हें जाली डिग्रियों पर जहाज उड़ाने की इजाजत मिली। लेकिन क्या वजीर हवाबाजी अपने बयान पर कौम से माफी मांगेंगे? क्या गुलाम सरवर खान कौमी एयरलाइन की बदनामी बनने वाले बयान की वजाहत देंगे? क्या कौमी एयरलाइन को होने वाले नुकसान की तहकीकात की जाएंगी? क्या मीर रियासत अपनी ही टीम का मुहासबा करेंगे? ये सियासत के दर पर छोड़कर आपसे चाहेंगे इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।